हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देव नगरवाल। आप देख रहे हैं इस टेली को आपका चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ओप्पो के मोबाइल है। ये A7 एक ओप्पो का मोबाइल है। इसमें नहीं है लाइट। हम इसमें लाइट बनाएंगे और किस तरह से इसमें लाइट बनाते हैं। किसी भी टेक्नीशियन ने इसमें जो काम किया है काफ़ी बेहद हद तक इसके आईसीओ के सारे पैड ओपन कर दिए हैं। तो इसकी लाइट ऐसी कैसे काम करती है तो वो समझाने के लिए इधर आइए। तो यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर नीचे मैंने जैसे मैं बताता हूँ एंडलेस एक एंडलेस सोल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आईसी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये ओप्पो A7 दोस्तों अभी तक मार्केट में इसका स्कीमेटिक नहीं है, फिर भी हमने इसके आईसी की इंफॉर्मेशन बनाई है। कौन सा पैड किसकी लाइन के साथ में क्या सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, हमें कौन कौन सी प्रॉपर यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी। तो सारी चीज जो यहाँ पर आपको, और यहाँ पे प्लस मैं आपको स्कीमेटिक से भी आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये चीज पूरा प्रैक्टिकल रहेगा जो आप यहाँ पे देखेंगे। और दोस्तों ये वीडियो पूरा लंबा होने वाला है क्योंकि एंडलेस सोल्यूशन है लाइट का ओप्पो का। जनरली ये आईसी आजकल के सबसे लेटेस्ट सेटों में आ रही है, जैसे Redmi Note 8 या उसके भी ऊपर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो आईसी है इसकी जानकारी हम अपनी क्लास में देते हैं। ऐसी बहुत सारी आईसीओ की जानकारी, डिटेलिंग पूरे डाटा सीट के साथ में, उसके पैडों की जानकारी, कौन सी सप्लाई क्या काम करती है। क्योंकि सिर्फ आईसी निकालना लगाना रिपेयरिंग नहीं होता है, रिपेयरिंग होता है फॉल्ट फाइंडिंग और उस फॉल्ट को बनाना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कि कैसे हमने ओप्पो की लाइट ऐसी बनाया। और ये वीडियो काफी लंबा है क्योंकि मैं बहुत सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लाइट आईसी में जो कैपेसिटर होते हैं वो हम दूसरा लगाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है सर्किट, या फिर हम जो बूस्ट कॉइल होता है हम चेंज करते हैं तो भी लाइट नहीं जलती है, पर जब somebody कोई और बूस्ट कॉइल चेंज कर देता है तो लाइट जल जाती है। तो ये बहुत सारी बात है, क्योंकि ऐसा क्यों, तो ये पूरा जानने के लिए ये जुड़े रहे इस वीडियो के साथ में और टिल टू एंड देखिए, क्योंकि है एक लाइट सोल्यूशन एंडलेस एसर टेलीकॉम के साथ में, और यही चीज आपको क्लास में मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि और डिटेलिंग में जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारी चीजें भी छोड़ी हुई हैं, पर इतनी डिटेलिंग अभी तक इंडिया में किसी भी वीडियो में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ एसर टेलीकॉम में देखने को मिलेगा। और अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने शेयर किया आपके साथ, अब आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को जितना हो सकता है वायरल कीजिए। तो ये देखते हैं, शुरू करते हैं लाइट सेक्शन। इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मोबाइल दिखा देता हूँ, थोड़ा पास लाइए। देखिए ये मोबाइल है ओप्पो का। यहाँ पर मैंने बैटरी को चार्ज किया, हालांकि फुल चार्ज नहीं है बैटरी, पर आपको इतना है कि एक साउंड सा आएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया, अभी फुल चार्ज नहीं है। और जैसे ही मैं ये चार्जर ये जो मैंने USB केबल में इनपुट करूंगा, थोड़ा पास लाइए और ये साउंड सुनिएगा। ओके ये निकला हुआ है, ये देखिए एक साउंड सा आया था। यहाँ पे मैं एम्पियर दिखाना चाहता हूँ, एम्पियर 0 ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि देखिए साउंड आ रहा है, कहीं ना कहीं ये शायद लोगो पे जा रहा है, और उसके बाद भी एम्पियर 0 जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई और एक फॉल्ट है इस मोबाइल में। तो ये मोबाइल में बेसिकली बैटरी अभी बहुत कम है। मैं बैटरी के वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, कितने बैटरी के वोल्टेज है। यहाँ पे देखिए हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर 20 DC वोल्ट में यहाँ पे सेट किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूफ लेंगे और इसके हम बैटरी को चेक करते हैं कि इसकी बैटरी की क्या हेल्थ है। तो देख सकते हैं आप ऊपर, तो देखिए यहाँ पे P- लिखा हुआ है, डेट मीन बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, और P+ मतलब पॉजिटिव प्लस है। सो हम यहाँ पर माइनस प्रोब माइनस पर रखेंगे और प्लस प्रोब हम रखेंगे P+ पर। और यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज दिखाते हैं, देखिए दिखाइए 3.3 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि हालांकि कम है। और एटलीस्ट हमें 3.5 या 6 तो चाहिए रहते हैं। थोड़ा बहुत चार्जिंग ले लेता है, माइनर चार्ज आ जाता है, बट 3.3 पर हाँ ऐसा तो है कि लोगों पर तो आ जाएगा, लोगों से रीस्टार्ट कर लेगा, हल्का सा चार्ज ले लेगा, इतना कर लेता है। तो यहाँ पर अभी हम इसका बनाते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या, जब मैंने इसको पहली बार खोला था। और ये किसका सेट है, ये हमारे एक स्टूडेंट का सेट है, और ये हमारे स्टूडेंट भी बना सकते हैं, पर मैंने खास तौर पे उससे लिया हुआ है क्योंकि हम अपने स्टूडेंट से सारे फोनों को हम जो भी लाते हैं वो रिपेयर करने के लिए हम उसको देखते हैं, और सारी चीजें हम उनको देखकर जब उसको डायग्नोस करते हैं तो कुछ एक ऐसे सेट जिसमें हम
आपके लिए कुछ कर सके। तो मैंने उससे ले लिया ये सेट, मैंने बोला लाओ भाई ये सेट, तो हम अपने व्यूवर को दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आपको हमारे स्टूडेंट का आउटपुट देखना है, उन्होंने भी ऐसी रेडमी नोट 8 का लाइट का बनाया था ये, और ये भी लाइव में। तो आप एशिया टेलीकॉम, ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिलेगी, फेसबुक में जाइए एशिया टेलीकॉम सर्च कीजिए, फेसबुक में जाइए एशिया टेलीकॉम सर्च कीजिए, वहां पे आपको इतने वीडियो मिलेंगे लाइव। हम क्लास ईच एंड एवरी डे हम लाइव वीडियो डालते हैं हमारी क्लास के। तो मैं रिव्यू की बात नहीं कर रहा, मैं लाइव वीडियो की बात कर रहा हूं यहाँ पर विद प्रैक्टिकल। तो चलिए अब मैं पीसीबी को निकालता हूं, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पीसीबी में यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा पीसीबी बिल्कुल भी खुली नहीं है ऊपर से, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे जो आपके केन है सब लगे हुए हैं, सारी सील्ड आपकी कवर है, पीसीबी बिल्कुल भी खुली नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे देख रहे होंगे सारे कनेक्टर। अच्छा, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लाइट पर काम करें तो डिस्प्ले कनेक्टर्स को जरूर चेक कर लें, क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर से ही शुरुआत किया है। क्योंकि देखिए हमारे पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग है, हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं। हमने बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट, जिसके लिए स्टूडेंट को बहुत सरल हो जाता है। सबसे पहले आपको कनेक्टर पर देखना है कि भाई कोई पिन तो टूटी नहीं है, कनेक्टर पर देखना है कि कोई ट्रैक तो ओपन नहीं है, क्योंकि भाई वही मिल जाता है। सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मार्केट में वो वाली बात नहीं है, भूरे वाले कैपेसिटर्स हो गए, काले वाले रजिस्टर हो गए, और बड़े मोटे वाले जो ईंट जैसे दिखते हैं काले, वो हो गए आपके कॉइल। ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी हमें उनके मान के हिसाब से काम करना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट मोबाइल में अगर आप सही मान के कंपोनेंट नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पर आउटपुट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि बताया, देखिए हमारा कनेक्टर्स बिल्कुल सही है, कनेक्टर पे हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए हल्की सी यहाँ पे डस्ट है। ओके, ये साफ हो जाएगी। तो देखिए कनेक्टर्स हमारा बिल्कुल ओके है, कनेक्टर में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं यहाँ पर लाइट में, जब हमने पीछे देखा, हमेशा सबसे पहले ना जब भी आपके पास फोन आए तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, पीसीबी को आप डायग्नोस करो। डायग्नोस मतलब आई स्कैनिंग करो। आई स्कैनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आपको देखना चाहिए एक एक कंपोनेंट, वाटर डैमेज हो या कुछ भी हो, गिरा भी हो, देखो कहीं पे कोई आईसी टूटी तो नहीं है, कोई कंपोनेंट निकला तो नहीं है, कोई केन मोड़ा तो नहीं है, कोई कहीं से बैंड तो नहीं है। अगर मान लो जैसे ये कहीं किसी टेक्नीशियन से आता है तो ये चेक करो कि कोई सेक्शन में कोई काम हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमको जनरली क्या काम देखने को मिला कि यहाँ का जो स्केन है ये निकला हुआ है, आप देखिए, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई बंदे ने काम किया है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जज किया कि यहाँ पे आईसी कौन सी लगी है, तो यहाँ पे लगी हुई है कॉलकम की PMI 632। तो यहाँ पे आपको देखो मेन सेकेंडरी आईसी देखने को मिलेगी, कॉलकम की डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, इसको डीसी टू डीसी क्यों बोलते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर मैं बात करूं कि सर इसको डीसी टू डीसी भी बोलते हैं, क्या क्या ये लाइट भी होती है, नहीं ये लाइट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर PMI लाइट होती है, हर PMI लाइट नहीं होती है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि इसके पास में ना एक कंपोनेंट देखो, एक निकला हुआ देखो पूरा। अच्छा, इसको निकाला कैसे है, ये देखो जो बूस्ट कॉइल लगा था यहाँ पर, और बूस्ट कॉइल का आप देखेंगे कि उसके नीचे का जो कंपोनेंट का जो पार्ट होता है वो भी इसमें अभी तक चिपका हुआ है, वो भी ठीक तरीके से नहीं निकाला। और यही रीजन है कि यहाँ पर ये एम्पियर शायद नहीं ले रहा हो, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी है आपकी, दिस वन योर चार्जिंग आईसी एंड विद ये OBP सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगाएंगे तो मे बी यहाँ पे हमें चार्जिंग के भी आपको एम्पियर यहाँ पर डिटेक्ट हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हल्के से आपको देखिए कंपोनेंट यहाँ पे टूटा हुआ देखिए बूस्ट कॉइल यहाँ पे आप देखिए ये टूटा हुआ दिखाई देगा। आप थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट यहाँ पे देखिए इस तरह से मुड़ा हुआ, मतलब इसको लगाया है गलत तरीके से, बिठाया होगा मे बी, और हो सकता है ये आईसी को भी यहाँ पे इन्होंने रिवॉल्व करके लगाया हो। और उसके बाद तो देखिए सबसे बड़ी बात जो इस सर्किट में, लाइट सेक्शन तो इजीली बहुत सारे टेक्नीशियन बना लेते, बस एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम करेंगे एक्सप्लेन। और वर्ल्ड लेवल क्लास जो एजुकेशन बोलते हैं, जो हम देते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग जो एशिया टेलीकॉम में मिलती है, तो खैर हम यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये लाइट आईसी को देखो किस तरह से दिख रही है, थोड़ा इसको यहाँ पे जूम करके दिखाइए। पूरे पैड, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पैड, 12 बॉल का आईसी है, 7 पैड निकले हुए हैं, आईसी निकली हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंपोनेंट यहाँ से भी निकले हुए हैं, गायब हैं। और ये इसके सारे कंपोनेंट हो गए लाइट के, ये इसका डायोड हो गया, ये इसका मेन बूस्ट कॉइल हो गया, मेन फिल्टर हो गया, मेन आपके इनपुट आपका
इंडक्टर हो गया और ये मेन फिल्टर हो गया, तो ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और लाइट का इन्होंने सीन बहुत तगड़ा बना के रखा हुआ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि 12 वोल्ट का निकला हुआ है, कौन सी आईसी लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ पे खर्च होता है, क्योंकि 12 वोल्ट में बहुत सारी आईसी आती है, D6, D7, D8, अरे यहाँ पे इवन D8 भी आती है। उसके अलावा एक नई आईसी भी आती है LM करके, बहुत सारी नई सीरीज है। आप सर्किट में कैसे पता करें कि इसमें कौन सा लगता है, क्योंकि कई बार ये बूस्ट कॉइल आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इसके B3 और D3 में लगता है, कई बार A3 और C3 में लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, पता करना बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। पर अगर आप खुद से ढूंढते रहेंगे ना तो दोस्तों समय निकल जाएगा, 5GB आ जाएगा, 6GB आ जाएगा, इतने पीछे हो जाएंगे कि आपकी दुकान वाले आपके मोबाइल बनाएंगे। तो पीछे बिल्कुल मत होइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ये बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग, जब हमारे जब नए स्टूडेंट आते हैं ना, जब हम पहली बार उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कौन टेक्नीशियन है और कौन फ्रेशर है, तो जब फ्रेशर की बात करते हैं कोई हाथ नहीं उठाता, और जब टेक्नीशियन की बात करते हैं, सर मैं 8 साल का टेक्नीशियन, मैं 6 साल का टेक्नीशियन, सर मैं 12 साल का टेक्नीशियन, और जब 4 क्लास भी पढ़ते हैं ना तो समझ में आ रहा सर हम तो जीरो हैं, ये तो हमने लाइफ में नहीं देखी इतनी चीज, हम पता नहीं क्या कर रहे थे। तो जनरली फैक्ट क्या है, सिर्फ यूट्यूब से हल्की सी जानकारी मिल सकती है, प्रोफेशनल काम नहीं किया जा सकता है और कभी भी लाइफ में अपडेट नहीं हो सकते आप। अगर अपडेट होना है तो किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें, जो आपको एक स्टैंडर्ड लेवल पे काम दिखा रहा हो, जो आपको काम भी दिखा रहा हो स्टूडेंट के रिव्यू के साथ में, और ये भी बता रहा हो कि स्टूडेंट का भी कुछ आउटपुट है, सिर्फ बोल के नहीं, पर ये है कि हाँ दिखा के किसी स्टूडेंट से कुछ काम करवा के। हमारा क्या फंडा है, हम तो अलग चलते हैं, हम एक से नहीं, हम पूरी लाइन पे टेबल बैठे हुए सारे स्टूडेंट से प्रैक्टिकल यहाँ पे काम करवाते हैं। नहीं है तो हमारे फेसबुक, फिर से बोल रहा हूँ, फेसबुक में जाइए, नीचे लिंक दी हुई है, मेन है, आप फेसबुक में एशिया टेलीकॉम सर्च कीजिए, वहां पे बहुत सारे वीडियो लाइव जुड़िए, फॉलो कीजिए और देखिए कि हम वहां पे क्या काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइट आईसी कैसे वर्क करती है और कौन सी लाइट आईसी लगी है और कैसे पता करें कि कैसे लाइट आईसी पहचाने। तो बहुत से तरीके हैं, क्योंकि उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितनी लाइट आईसी हैं, उस लाइट आईसी के क्या इनपुट होते हैं। हर आईसी के कुछ ना कुछ सप्लाई होती है और मेन सप्लाई को पकड़ के ही हम सारी सप्लाई को जान सकते हैं। तो चलिए इधर आइए। तो यहाँ पर जैसे कि हमेशा मैं आपको बनाता हूँ एक एंड लेस सोल्यूशन, और सारी चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, पर मैंने एंड लेस नहीं लिखा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है पर एंड लेस नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे में लिख देते हैं एंड लेस सोल्यूशन बाय देवरत्न अग्रवाल एशिया टेलीकॉम टीम की तरफ। देखिए हमको इंडिविजुअल नहीं, हम पूरी टीम की तरफ से यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 12 बॉल की आईसी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जूम करके दिखाइए, देखिए यहाँ पे आपको 12 बॉल की आईसी देखने को मिल रही है, जो कि ये देखिए ये 12 बॉल की आईसी है, जो कि पूरे पैड ओपन यहाँ पर है। यहाँ दिखाइए, इवन यहाँ पे नोज कट पॉइंट भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इस आईसी का दोस्तों बेसिकली नाम है LM3697YFQR। अगर हम चाहें तो हम इसको गूगल में डाल सकते हैं और इसका हम आईसी का नाम भी हमें निकल के आ जाएगा। हालांकि आईसी के ऊपर भी कुछ वर्डिंग होती है, मैं आपको वर्डिंग बताऊंगा कि क्या लिखे होते हैं। बेसिकली इस आईसी के जो 12 पैड होते हैं, उन 12 पैडों में क्या क्या सप्लाई मेन होती है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं क्या क्या सप्लाई मेन होती है। तो यहाँ होती है मेन BPH लाइन, जो कि इनपुट सप्लाई होती है। फिर होती है PP LCM एनोड लाइन, ये होती है पावर प्लस LCM, जो कि हमारा डिस्प्ले होता है। और एनोड मतलब जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर जो स्ट्रिप लगी होती है, एनोड जो हमारी LED होती है उसका जो प्लस सिरा होता है वो एनोड लाइन, उसको एनोड कहते हैं। तो ये उसकी लाइन है। वैसे ही PP LCM कैथोड लाइन होती है, क्योंकि जो डायोड का एक सिरा एनोड और एक सिरा कैथोड होता है, क्योंकि हमारी जो LED होती है वो डायोड की तरह होती है। तो और जो चौथा मेन होता है वो EN सिग्नल, यहाँ पे हमें मेन EN सिग्नल हमें बनाना होता है, क्योंकि लाइट आईसी बेसिकली दोस्तों कैसे काम करती है, वो बटन से काम करती है, पावर की। जब हम पावर की को प्रेस करते हैं और वो ऑन होता है तो EN एक्टिवेट हो जाता है। जब वो स्टैंड बाय पे चला जाता है तो EN उसका डीएक्टिवेट हो जाता है, ताकि आपका जो बैटरी है वो ड्रेन ज़्यादा ना हो और आप जो हमारा कस्टमर है वो ज़्यादा अच्छा बैटरी यूज़ कर सके। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है I2C सप्लाई लाइन, जो कि I2C एक कमांड लाइन है। दोस्तों I2C क्या होता है, SPI क्या होता है, बहुत सारी डिटेलिंग हम क्लास में करते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको I2C जितना हो सकता है हद तक समझाऊंगा। इसको हम IIC भी लाइन कहते हैं, और इस लाइन को हम जरूरी नहीं है कि DSO से चेक करके पता कर सकते हैं। इस लाइन को बिना DSO से बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि DSO
लोग आपको यहाँ पर दिखा देंगे किसी दुकान पर लगा के भैया हम डीएसओ से पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, पर आपने लाइफ में डीएसओ नहीं परचेस करोगे। क्योंकि दोस्तों के साथ बताओ कि डीएसओ का कोई काम ही नहीं है। अभी की डेट में स्टूडेंट एक यूएफआई खरीद ले, एक माइक्रोस्कोप खरीद ले, एक अच्छे कॉम्पोनेंट, एक अच्छे टूल्स वगैरह और अच्छे बैकअप जो सपोर्ट होता है जैसे स्कीमेटिक टूल्स, ये सब खरीद ले, यही बहुत होता है। 20-30 हज़ार के डीएसओ कोई भी परचेस नहीं करता है। तो मैं फिर भी बता दूं, फिर भी ये बिना डीएसओ के लाइन कैसे चेक की जा सकती है, ये भी हम इसमें बताते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे बात करते हैं CABC की लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, और VSS की लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि एक लाइन यहाँ पे मैं बस स्किप कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये क्लास में आके आप सीखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। हालांकि इसके भी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग होशियारी में नए अपने वीडियो बना देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्ञान हमारी तरफ से आपको मिल सकता है हम उतना देंगे, और जितना हमको देखकर और बाकी लोग दे देंगे आपको उतना भी फायदा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलनी ही चाहिए, और ये भी आपको पता चलेगा कि भैया इस इंस्टीट्यूट का क्या आपको सपोर्ट रहेगा, क्या पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमारे तो 500 के ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, और हमने स्टूडेंट के काम करते हुए वीडियो डाले हैं, इसलिए हमने अपने भी डालते हैं और स्टूडेंट के काम करते हुए वीडियो भी हम डालते हैं। तो चलो और भी बातें ना करते हुए बहुत सारी बातें ना करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपने आईसी में इनपुट वोल्टेज देखते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पर B3 पर इनपुट वोल्टेज 4 वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है, जो कि 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। मैंने एक ही कैपेसिटर लगाया, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं 2 कैपेसिटर लगाऊं। और उसके साथ में एक इनपुट में सीरीज कनेक्शन पे एक कॉइल लगा हुआ है, नॉर्मल कॉइल है, और जिसको हम सर्किट डायग्राम में B से शो करते हैं। और जो लाइन BPH मतलब आपकी वोल्टेज फ्रॉम पावर आईसी से DC टू DC आईसी से आपको मिलती है। जैसे आप बैटरी लगाएंगे, यहाँ पर 4 वोल्टेज मिलेगा आपको एक पैड पर, और जब तक यहाँ पे 4 वोल्टेज नहीं आएगा ये एक्टिवेटेड नहीं होगी। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे 4 वोल्टेज देना जरूरी है दोस्तों। और इस लाइन पे जो लगा हुआ कैपेसिटर होता है वो जनरली 10 माइक्रोफेराड या फिर 1 माइक्रोफेराड का होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो झेलने की वो 10 वोल्टेज की होती है। ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अगर कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर लगा दोगे तो लीकेज हो जाएगा या फिर सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। हर एक कैपेसिटर यहाँ नहीं लगाने हैं, जो भी मेन कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए या उसका सेक्शन होना चाहिए, तो ही ये आप लाइन सब सक्सेसफुल काम करेगी। बहुत सारे लोग कैपेसिटर हटा देते हैं, अगर कैपेसिटर हटा दोगे तो क्या फॉल्ट जाएगा, भाई बहुत सारे फॉल्ट जा सकते हैं। तो ये सारे फॉल्ट भी पता करने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये अभी मेरा वीडियो कैपेसिटर पे नहीं है, ये मेरा वीडियो है इस सेक्शन पे। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे आपकी नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, और उसके बाद में ये लाइन जैसे इनपुट कही है, भाई इसी लाइन के साथ स्विचिंग करते हुए D3 पे यहाँ पे एक सप्लाई बूस्ट कॉइल के थ्रू आपको सीरीज कनेक्शन में दिया हुआ है, जो कि 4 वोल्टेज यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएंगे। और ये जो बूस्ट वोल्टेज है, जो कि यहाँ पे बूस्ट कॉइल है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, बूस्ट कॉइल कभी भी बूस्ट वोल्टेज अपने ऊपर पैदा नहीं करता है, ये अपने आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पे पैदा करता है। पर ये डिपेंड करता है कि सर्किट उसको कहाँ चाहता है। जैसे सर्किट इसको चाहता है D2 पर, और D2 से आउटपुट होकर ये इसको यहाँ पे मिलता है, जो कि +12 वोल्टेज पे बनता है। क्योंकि ये एक LCD है, ये IPS डिस्प्ले है, तो इसमें +12 वोल्टेज बनेंगे, और यही एक LED होता तो इसमें +7 वोल्टेज बनते। चलिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये जो बूस्ट कॉइल होता है इसकी जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रो हेनरी। आप जैसे कि यहाँ पे सर्किट में भी देख लेंगे, आप जैसे कि यहाँ पे सर्किट में भी देख लेंगे, और देखने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको जनरली जो सीरीज में जो बूस्ट कॉइल होते हैं वो 10 माइक्रो हेनरी के होते हैं। यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी सेक्शन से बूस्ट कॉइल उठा देते हैं, और कम वैल्यू के जनरली 5, 6 या जितने भी 2, 3 या जितने भी 0.0 हेनरी के अगर यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगाएंगे तो बूस्ट कॉइल वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पर इतनी वैल्यू का यहाँ पे बूस्ट कॉइल देना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी बात है कि इसका कैसे निकालें, क्या निकालें, कुछ भी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। और बहुत सारे माइनर, मैं आपको बताऊं 90% इंस्टीट्यूट तो ये इतना जानते भी नहीं है कि इसको कैसे निकालें। तो आपको समझदार हुआ सारा काफ़ी है भाई, अच्छे से सीखना है तो एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बार का पैसा नहीं है, हमारे यहाँ लाइफ टाइम का पैसा है दोस्तों। हम सब यहाँ पे बोलते नहीं है, चिल्लाते नहीं है कि लाइफ टाइम हम, और हमारा लाइफ हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि व्हाट्सएप से सपोर्ट लो, हम टेलीग्राम से सपोर्ट लो। हम तो बोलते हैं कि भैया सीधा है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो सीधा टिकट कटाओ और हमारे इंस्टीट्यूट आ जाओ, बिल्कुल फ्री, एनी टाइम कोई सी भी क्लास आप अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा से बात है, मतलब हमारे एक हालांकि एक प्रोटोकॉल है, हमने टाइम लिमिट बांध के रखी हुई है, और जो भी सेट आपके जो दिक्कत जा रहे हैं आप बोला के यहाँ पे फिर से बना सकते हो। तो ये सारी जो फैसिलिटी है इंडिया में सिर्फ हम दे रहे हैं, क्योंकि हम एक बार नहीं दे रहे हैं, हम 2 बार नहीं दे रहे हैं, हम जितना है। आप 10 साल बाद भी आओगे, बोलोगे सर मुझे जो भी फॉल्ट आ रहे हैं, ये जो सेक्शन है मुझे इसमें दिक्कत जा रही है, तो वही सेक्शन आपको हम रिपीट करा देंगे। और बहुत अच्छी बात क्या है कि हम अपने स्टूडेंट को ऑफर भी देते हैं। वो ऑफर इस तरह से होते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ सबसे बेस्ट होते हैं, और जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छा करके जाते हैं, जो मेहनत करके जाते हैं, अच्छे से डायग्राम बना के जाते हैं, और हमें लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, हम उनको बहुत सारे और यहाँ पे गिफ्ट भी देते हैं। और वो गिफ्ट ये होता है कि कभी भी हमारे पास लाइफ टाइम कभी भी आए, उनका रहना खाना हम अपनी तरफ से फ्री करते हैं दोस्तों। ये क्यों, उनको मोटिवेट करने के लिए बाकी स्टूडेंट को कि यार मेरे को भी ये गिफ्ट चाहिए, ताकि वो मेहनत कर सके। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मुझे B3 पर
जैसे मुझे B3 पे इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ये स्विचिंग होकर D3 पे चला जाएगा बूस्ट कॉइल के थ्रू। कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल का जो मान है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। जो मतलब कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल का जो मान है बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। वो मान का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मान कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम मान का या ज़्यादा मान का नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण लाइन में कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा। बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं, मैं फॉल्ट भी आपको बताऊंगा। उसके बाद में जैसे ही सर्किट में स्विचिंग होती है, यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, D3 से स्विचिंग होकर ये डायोड के प्लस सिरे से, जो कि एनोड सिरे से होते हुए डायोड के माइनस से, जो कि डायोड सीरीज कनेक्शन में लगा होता है, जो कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डायोड कहाँ लगा हुआ है। क्योंकि डायोड के माइनस सिरे से होते हुए यहाँ पे मेन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर से लगकर ये आपके एक डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती है, जो लाइन बनाती है PP मतलब पावर प्लस LCM एनोड की लाइन, जो कि सीरीज में एक 0 ओम्स के रजिस्टर के साथ में या फिल्टर के साथ में जनरली ये डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो कैपेसिटर लगा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम एक कैपेसिटर निकाल देते हैं हमारी लाइट चली जाती है, फिर हम दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं फिर लाइट नहीं आती है और हमारा सर्किट भी शॉर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर लाइट में ही कैपेसिटर लगता है। बढ़िया, मेरे कहीं का भी लगा लो कैपेसिटर, सिर्फ लाइट का निकालने की जरूरत नहीं है, पर कैपेसिटर का मान पता होना चाहिए, और ये मान मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक जरूर कर देना। तो ये कैपेसिटर जनरली 120 पिकोफैराड या 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, पर इसकी जो वोल्टेज झेलने की क्षमता है वो 50 वोल्ट तक होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये 10 वोल्ट के लगा दोगे और यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट बनेंगे, तो दोस्तों बता दो इस सर्किट में क्या होगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ से बूस्ट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी बनेगी और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आपके प्लस 12 वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, और जैसे ही कैपेसिटर को कि 10 वोल्टेज झेल सकता है और आपने यहाँ लगा दिया, तो भैया ये सर्किट हो जाएगा बूम। सो जनरली हमारे जितने भी मोबाइल फोन में कैपेसिटर लगे होते हैं वो 6.3 वोल्टेज को झेल सकते हैं, पर आपको 50 वोल्टेज झेलने वाला कैपेसिटर जो कि 120 पिकोफैराड या 1 माइक्रोफैराड के लगभग आपको लगाना है, जो कि लाइन डायरेक्ट जाती है, और इसी लाइन के डायोड के कैथोड पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है जो कि D2 से मिलता है। पर वो कैसे मिलेगा, उसको मिलने के लिए आपको चाहिए EN सिग्नल, जो कि इस IC के A3 पे आता है, जो कि CPU से आता है, और जिसमें पैरेलल या सीरीज में आपको रजिस्टर मिल सकता है। उसकी वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, तो वो आपको रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस लाइन को कमांड कर रहे हैं I2C लाइन, जो कि CPU से कमांड कर रहे हैं। ये एक बस सीरियल डिजिटल डाटा सप्लाई है, जो कि एक कम्युनिकेट कर रही है मास्टर टू स्लेव। सो इसमें 2 सप्लाइयाँ होती है। जो मेन सप्लाई है वो SDA सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक ये निर्धारित करिए कि जो इसकी सप्लाई है वो किस टाइमिंग, मतलब उसकी टाइमिंग को निर्धारित करिए कि भाई इसकी सप्लाई इसको कब तक मिल रही है और कब तक मिल जानी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्लॉक यहाँ पे डाला हुआ है, जिसके कारण ये सिंक्रोनाइज सिस्टम बन चुका है। अगर ये नहीं होता तो ये असिंक्रोनाइज होता, जैसे JTAG होता है, और उसके अलावा RST है जिसकी लाइन में जाते हैं। अभी जितनी भी लाइनें होती हैं वो सब सिंक्रोनाइज होती है, जैसे I2C, और जो नए प्रोटोकॉल बन गए जैसे SPI, क्योंकि इसमें क्लॉक लाइन जुड़ गई है। ये इसकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको DSO में देखने को मिलेगी, पर मैं जैसे कि बोलता हूँ उसको जरूरत नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर A1 पर दोस्तों ये CABC की लाइन है, और इसको बोलते हैं कंटेंट एडिटिव ब्राइटनेस कंट्रोल, जो कि मेन ये लाइन जाती है आपकी, देखिए यहाँ पर होते हुए आपकी कनेक्टर पर जाती है, कनेक्टर के थ्रू ये जाती है डिस्प्ले पर, क्योंकि ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। और यही लाइन पावर के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए पावर का अप डाउन जो वेरिएशन होता है वोल्टेज का, वो पावर के साथ करती है, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपके डिस्प्ले कनेक्टर में, जो कि IC ही इसको कंट्रोल करती है। इसलिए IC को जुड़ा होना डिस्प्ले कनेक्टर से भी जुड़ा होना जरूरी है, और पावर IC से भी जुड़ा होना जरूरी है, और दोनों को शॉर्ट ना करे, इसलिए हाई वैल्यू के यहाँ पर रेजिस्टेंस बीच में दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि हमारे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि डिस्प्ले में एक एनोड होता है तो दूसरा कैथोड होता है, तो अभी कैथोड की लाइन पे यहाँ पे बनाया हुआ है B1 और C1, 2 K1 और K2 यहाँ पे लाइन दी है, जिसे LED 1 और LED -2, तो यहाँ पे लाइन दी हुई है। इसको PP LCM कैथोड 1 कैथोड 2 कह सकते हैं। इस लाइन अगर मान लो एक लाइन कट गई है तो हाफ डिस्प्ले आ जाएगा, दोनों लाइन कट गई है तो आपको कोई भी यहाँ पर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ में यहाँ पे एक पैड को यहाँ पे NC किया गया है, और यहाँ पे C2 और C3 को यहाँ पर इसमें यहाँ पर ग्राउंड किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सर्किट 12 वोल्ट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे I2C लाइन को वोल्टेज देने के लिए 1.8 वोल्टेज के साथ प्लग रजिस्टर के साथ में पावर IC के साथ आपको वोल्टेज दिए गए हैं 1.8 वोल्टेज का। अगर ये रजिस्टर भी निकल गया तो यहाँ पर आपको I2C की जो सप्लाई है वो वोल्टेज, वो GR तो मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस तो देखने को मिलेगा, पर आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए ये लाइन यहाँ से कट गई है तो यहाँ पर जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो जनरली 400 ओम से वो आपका 480 ओम्स के बीच में होना चाहिए, और जनरली 450 से 480 ओम्स के होना चाहिए। और अगर ये 500, 550 या 600 ओम्स के ऊपर रहा तो इसका मतलब ये I2C लाइन कट गई है। जो भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो पावर IC से मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका इसका सर्किट, आपका लाइट IC का, जिसमें मैंने मेन लाइन बताई है। ये है BPH, जिसमें 4 वोल्टेज की लाइन मिलनी चाहिए। एनोड ऑफ मोबाइल में 4 वोल्टेज,
और ऑन कंडीशन में ये आपको मिलनी चाहिए +12 वोल्टेज। और एलसीएम कैथोड इसमें 0.6 वोल्टेज मिलते हैं जब ये चालू होता है, और जब ये बंद होता है ऑब्वियस है कि इसमें 0 वोल्टेज मिलेंगे। ईएन सिग्नल यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। I2C लाइन है 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। CABC की लाइन है, ये अपने ब्राइटनेस के हिसाब से वोल्टेज को अप डाउन करती है। और एक VSS लाइन है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड लाइन। सो ये हमारी आईसी और इसकी डिटेलिंग अब हमने यहाँ पे की हुई है। सेम चीज़ हम आपको क्लास में पूरा स्कीमेटिक रीड करते हुए आपको सिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रीड कर दिया है क्योंकि स्कीमेटिक के अंदर हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सारी चीज़ें हमको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर दोस्तों कैसा लगा आपको ये थ्योरी वर्क आपने समझ में आया होगा। आई होप इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा और डाउनलोड करके 10 बार 20 बार आप देख लेंगे और अगर आपने ये चित्र बना लिया तो मेरे भाई सीख जाओगे। और इसके साथ में ये सिर्फ नहीं है क्योंकि लाइट आईसी सिर्फ लाइट आईसी सिर्फ 12 बॉल की नहीं आती है, वो 9 बॉल की भी आती है। 12 बॉल में भी 2 सर्किट होते हैं। उसके अलावा लाइट आईसी आजकल ग्राफिक्स आईसी के साथ भी आने लगी है। तो वो कैसा 16 लाख का कैसा पुराना हो गया, पर वो अभी नया आता है जो बॉल में आता है 30 बॉल के, और बहुत अलग अलग बॉलों के भी आते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे सीखना है तो एशिया टेलीकॉम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार का पैसा देना है या फिर लाइफ टाइम का पैसा देना है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आप सोचेंगे कि मैं दुकान वाला हूं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे भाई ये काम छोड़ दो, ये प्रोफेशनल काम है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सीन है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मैंने जज किया। तो यहाँ पर ये आपको 12 बॉल का आईसी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कौन से पैड निकले हुए हैं उन पैडों की जानकारी यहाँ पे देते हैं। आइए यहाँ पर। तो देखिए हमने अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर किया हुआ है डायोड मोड पे। देखिए तो ये हमारा डायोड प्लस बीप दोनों मोड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायोड और प्लस बीप बजर दोनों मोड है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे कौन कौन से पैड उख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ग्राउंड पता करते हैं, क्योंकि इस आईसी का नो कट पॉइंट तो है नहीं है। तो हमारा ग्राउंड कौन सा है, तो हमने यहाँ पर किया कोल्ड टेस्टिंग। ये देखिए एटलीस्ट जितना है हम उसमें चेक करते हैं। ये देखिए तो ये 2 हमारे ग्राउंड जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ दिखाइए, यहाँ पर हमारे जो ग्राउंड आ रहे हैं वो C2 और C3 आ रहा है। तो यहाँ पे दिखाइए, तो इसका मतलब ये है ये C2 और ये C3 होगा, तो ये D हो जाएगा, ये B और ये A। सो ये बेसिकली C2 हो गया तो ये C1 हो जाएगा, तो ये A1, तो ये A1 B, सो ये A1 ये B1 ये C2 और ये A1 B1 C1 और ये D1। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें A1, सो देखिए A1 की लाइन हमारी है CABC की लाइन, जो कि हमारी यहाँ पर जा रही है। यहाँ दिखाइए तो यहाँ पर ये A1 की लाइन हमारी देखिए उखड़ी हुई है। यहाँ पे हम करेंगे माइक्रो जंप रिंग, यहाँ पर हम करेंगे माइक्रो जंप रिंग, और बेसिकली ये लाइन यहाँ पे जा रही है। तो इसके साथ इसकी कंटिन्यूटी हम देखते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी तो हालांकि नहीं आएगी दोस्तों, तो हमको यहां से होते हुए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए हमको यहां से एक स्केच करके यहां से हम इसको जंपर ले सकते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये लाइन किस और कंपोनेंट के साथ में बीप तो नहीं मार रही है। देखिए ये जो कैपेसिटर लगा था ये बिल्कुल नकली लगा हुआ था यहाँ पर, और ये निकल गया है। खैर हम ये कैपेसिटर लगा देंगे। अभी मैं कैपेसिटर हटा रहा हूं। तो अब यहां की बात करते हैं। ये देखिए 2 यहाँ पे जो पैड आपको दिख रहे हैं, ये देखिए एक ये वाला, देखिए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये वाला हो गया A1, ये हो गया B1 और ये C1। सो ये B1 और C1 है आपके 2 कैथोड के पॉइंट, जो हम यहाँ से माइक्रो जंपरिंग लेके पहले यहाँ पे GR भी चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका यहाँ पर A1 B1 C1, और ये C1 और D1, और D1 के बाद D2 आपका आउटपुट है। तो यहाँ से हम जंपर ले लेंगे और एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कैपेसिटर के साथ, जो कि बीप मारनी चाहिए डायोड के माइनस के साथ में, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और ये हो गया हमारा आपका A2 और B2। तो यहाँ पे दिखाइए, देखिए A2 और B2 क्या है, ये हमारी I2C की लाइन है। तो यहाँ पे हम एक बार GR चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बोला रजिस्टर आना चाहिए 400 से 480 के बीच में। दिखाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लिया है। अब यहाँ पे हम रजिस्टर चेक करेंगे। तो ये देखिए 467 रेजिस्टेंस, दूसरे का भी सेम 471। तो यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पैड में ना आपको देखिए छोटे छोटे पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये पैड पूरे नहीं उखरे, ये इससे भी यहाँ पे काम हो जाएगा। अगर हम इसमें आईसी लगाएं तो यहाँ से इसका
ये वर्क ले लेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इसका आईसी का रांगा टच करेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइक्रो जंपर करने की जरूरत नहीं है, हम एक माइक्रो जंपर यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ये एक एनसी है और बाद में आईसी लगा देंगे। अब आईसी कहाँ से लगाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रेडमी नोट 8 का बोर्ड और रेडमी नोट 8 में ये देखिए ये आईसी लगी हुई है, ये देखिए। तो ये एल के, इसकी फोटो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, क्योंकि आपको कभी भी अगर ऐसा हुआ कि सर्किट में यही मिला तो ये आईसी का आपको खरीदने में आसानी जाएगी। एल के जे QBH लिखा हुआ है BGC8, तो ये आईसी है। सेम ये आईसी यहाँ इस बोर्ड में लगी थी, तो यही आईसी निकाल के हम इस बोर्ड में लगाएंगे और इसका लाइट चेक करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। उस कैपेसिटर को हम सही करेंगे, इसको अच्छे से लगाएंगे और हमारे पावर आईसी के बगल में एक बूस्ट कॉइल लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे बेसिकली जो हमारा फोन है वो हमारा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है और प्रॉपर तरीके से सही होता है कि नहीं होता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सारे सेक्शंस मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा दिए हैं, कैसे सप्लाई काम करती है और कैसे बेसिकली इस आईसी को इनपुट वोल्टेज मिलता है। तो सारी चीज़ें हम बेसिक यहाँ पे कहाँ देखेंगे। हमारा सबसे पहला मेन पॉइंट क्या बनेगा, देखो क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं और सिर्फ पैड ओपन है। तो मैं सबसे पहले माइक्रो जंपरिंग कर लेता हूँ और माइक्रो जंपरिंग करने के बाद में हम इसमें आईसी लगा देते हैं और GR यहाँ पे हमने चेक कर लिए हैं और ये वाले पैड के साथ में एक कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे CAVC की लाइट हम बाद में चेक करेंगे, आईसी लगा के एक बार आउटपुट चेक करेंगे और हमारे पावर आईसी के बगल में बूस्ट कॉइल, ये दो चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके बाद में देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या जाता है और फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे वर्क करेंगे। तो चलिए
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जंपरिंग कर लिया, हमारा माइक्रो जंपर काम हो गया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया ताकि हमारा यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना खींचे। हमने कोशिश किया ज़्यादा टाइम आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि ये काम बहुत आसान होते हैं, या आप लोग बहुत आसान से कर लेंगे। हमारा एक स्टूडेंट इसमें माहिर होता है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक आईसी बिठाना है और यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास नोट 8 है और इसमें सेम ये आईसी लगी है, ठीक है। तो यहाँ से उठा लेते हैं ये आईसी और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये 2 बूस्ट कॉइल और यहाँ पर ये लाइट आईसी फुल माइक्रो जंपरिंग यहाँ पर हमने की है, ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हमारा काम पूरा हो चुका है और देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे काम किया। एक यहाँ पे छोटा सा मैंने और जंपर लगाया है, जैसे कि आप देखते हैं जंपर को मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे 4 माइक्रो जंपर लगाए हैं, तो एक जंपर CABC का और एक हमारा कैथोड 1 कैथोड 2 और एक हमारा आउटपुट का यहाँ पे हमने 4 माइक्रो जंपर लगाए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे बूस्ट कॉइल भी यहाँ पे हमने रख दिया। तो ये बेसिकली पूरा हमने काम कर दिया है। ये बेसिकली जंपर हमें क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे वोल्टेज चेक किए थे तो हमारे यहाँ पे बूस्ट कॉइल पे 4 वोल्टेज नहीं आ रहे थे, केवल हमारी कॉइल पे आ रहे थे, क्योंकि कॉइल और हमारी बूस्ट कॉइल के बीच में जो ये ट्रैकेट थी वो भी यहाँ पे कट गई थी। यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आइए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर इस कॉइल से हमारा इस कैपेसिटर के बीच में मैंने जंपर लगाया है, क्योंकि कॉइल से BPH लाइन 4 वोल्टेज की होकर इस कैपेसिटर से आपके इन पे जा रही है। तो ये मुझे यहाँ पर इस कैपेसिटर पे या बूस्ट कॉइल पे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ पे जंपर डाल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जंपर हमने लगा दिया है। तो चलिए अब इस मोबाइल को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, आना चाहिए। तो देखिए अब इस मोबाइल को ऑन करते हैं। साथ में देखिए यहाँ दिखाइए एम्पियर मीटर में दिखाइए ऊपर। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले हमारे मोबाइल में कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था, और ये देखते हैं कि इस बार कोई एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि एक हमने बूस्ट कॉइल भी लगाया है उसके साथ में। तो वो चार्जिंग के आउटपुट में लगा हो, तो इस वजह से वो यहाँ पर अब एम्पियर भी लेगा। चलिए तो इसको एक बार लगाते हैं। और दोस्तों ये डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट का मोबाइल है और बिल्कुल भी नहीं पता कि डिस्प्ले में क्या फॉल्ट है या क्या नहीं है। जो भी है सीधा लेके चालू करते हैं, क्योंकि जब ये मोबाइल आया था तो सिर्फ चार्जर लगाने पे वाइब्रेट कर रहा था। चलिए ये लग गया है। अब ये हमारा नीचे की B2B केबल, ये हमारा आपका ग्राफिक्स केबल, और ये हमारा बैटरी, ये लगा दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान यहाँ पे दिखाइए, और जैसे मैंने यहाँ पे लगाता हूँ देखिए, और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी लाइट आ गई है और ये ग्राफिक्स हमें आ रहा है, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे ख़राब है, इस वजह से यहाँ पे ये आ रहा है, ये डिस्प्ले आ रहा है कि क्रैक है। तो डिस्प्ले चेंज होगा तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स दिखाई दे जाएगा। साथ में आप यहाँ पे चार्जिंग का एम्पियर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चार्जिंग का एम्पियर भी दिखाई दे रहा है, जो कि 1.18 मतलब 1 एम्पियर के ऊपर ले रहा है, जो कि चार्ज के मोड पे हो गया है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ से ये ऑन भी होगा, पर यहाँ पे ऑन होगा, पर उसका जो ग्राफिक्स है बेसिकली वो थोड़ा डिस्प्ले टूटा होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा है। पर यहाँ हमारा काम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखिए, बैटरी बिल्कुल बहुत कम है, और यही रीज़न देखिए यहाँ पे हमने किया ऑन, और देखिए यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। लाइट हमारी यहाँ पे आ चुकी है, और जो भी हमने माइक्रो जंपिंग की थी और जो हमने IC लगाई थी वो सक्सेसफुल डन हो चुकी है। और इस तरीके से क्योंकि ये स्टूडेंट का मोबाइल था, हो सकता है कि स्टूडेंट के बाद में जो उसके दुकान या किसी दुकानदार से आया तो ये मोबाइल का डिस्प्ले ब्रेक हो गया हो। पर क्यों कि उसको नहीं पता चला, क्योंकि ये मोबाइल में चार्जर लगाने पे ये वाइब्रेट कर रहा था, और जब ये पावर की दबा रहा था तो ये ऑन हो रहा था, पर ये डिस्प्ले ब्लैंक कर रहा था, क्योंकि इसमें लाइट की IC किसी ने निकाली थी और 4 पैड निकाल दिए थे, उसके साथ में भी काफ़ी ट्रैकें निकली हुई थी, और इवन यहाँ पे भी पावर PMI का बूस्ट कॉइल भी निकला हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर अच्छा लगे तो वाकई में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपने सीखा, और पॉइंट टू पॉइंट बताइए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपने नया नया क्या सीखा और क्या क्या नया सीख सकते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। ऐसे कुछ नए वीडियो एंडलेस हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये पूरा की पूरा एंडलेस वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको पूरा स्कीमेटिक समझाया है, कौन सी लाइन पे इनपुट आता है, कौन सी लाइन पे BPH लाइन का किस पे आता है, LCM एनोड लाइन किस पे आती है, कैथोड लाइन किस पे जाती है, EN सिग्नल किस पे आता है। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया है तो ये आपकी गलती है। तो पूरा वीडियो अच्छे से और एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, और क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ कहीं ना कहीं बीच में बहुत अच्छे टॉपिक की बात करता हूँ, और इसलिए पूरा सुनिएगा, और हो सकता है आप मिस ना करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर पढ़ने आना है तो ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम, क्योंकि यहाँ हम आपसे रिव्यू नहीं लेते, यहाँ हम आपको प्रैक्टिकल आपको हैंड में काम करवा के देंगे, आपको मजा आएगा, ब्लैक पेस्टेड का डर खत्म कर देंगे आपका। और MMC की बात करें, UEFI या JTEC की प्रोग्रामिंग की बात करें, वो आपका डर खत्म कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों सर्किट डायग्राम आपके लिए इतना इजी कर देंगे कि फॉल्ट फाइंडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जुड़े रहे एसर टेलीकॉम से। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? गुड।